सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कोफोर्स लिमिटेड के बारे में। ठीक है। तो इस जो हमारे जो एनालिसिस है, इस एनालिसिस में हमारे साथ जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाला है जो शेर खान। क्योंकि मैं शेर खान को प्रेफर करता हूँ ब्रोकर रिसर्च रिपोर्ट के लिए। मोतीलाल ओसवाल का भी प्रीवियस वाले वीडियो आप देख ही सकते हो, उसमें मैं मोतीलाल ओसवाल को के प्रोमो जो ब्रोकरेज रिसर्च रिपोर्ट था उसके बारे में मैंने बात किया था। तो अभी मैं शेर खान को क्यों इतना ज्यादा प्रेफर करता हूँ, क्योंकि आप देखो शेर खान के साथ किसका नाम जुड़ा हुआ है, बीएनपी परिवास। अगर यहाँ पे देखते हो बीएनपी परिवास क्या है, तो आपको मैं एक बार गूगल सर्च करके दिखा देता हूँ। बीएनपी परिवास परिवास बीएनपी परिवास द फ्रेंच मल्टीनेशनल बैंक, सबसे बड़ा फ्रांस का जो मल्टीनेशनल इन्वेस्टमेंट बैंक एंड फाइनेंशियल सर्विस है, उसका नाम इसके साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है। तो इसके जो रिसर्च होता है इसमें शेर खान का भी कंट्रीब्यूशन है एंड बीएनपी परिवास का भी कंट्रीब्यूशन है। चलिए हमारा जो रिसर्च है, जो रिसर्च रिपोर्ट को एनालिसिस करते हैं एंड रिसर्च रिपोर्ट को ए टू जेड समझते हैं ये यहाँ पे शेर खान क्या बोलना चाहता है। पहले देखते हैं कोफोर्स लिमिटेड जो एक आईटी एंड आईटी सर्विस सॉफ्टवेयर लिमिटेड का कंपनी है। और यहाँ पे शेर खान ने जो अपने रिकमेंडेड व्यू दिया है वो है एक 22। ठीक है। और शेर खान के ने जब ये रिपोर्ट दिया था तो 5,500 5555 में रुपीज के आसपास चल रहा था। ठीक है। 5,555 के आसपास चल रहा था इसका प्राइस। अभी इसका टारगेट दिया है 7670 पे। तो अगर हम 555 से अगर देखें तो 7670 40% के आसपास का रिटर्न होता है। ठीक है। मगर अभी अगर इसका प्राइस आप लोग चेक करोगे तो आप देखोगे इसका प्राइस अभी 5800 के आसपास है। तो अभी क्या ये स्टॉक लेना चाहिए? क्योंकि देखो 300 पॉइंट ऊपर चला गया, सभी सोचेंगे कि स्टॉक थोड़ा ओवर वैल्यूड हो गया। मगर ओवर वैल्यूड हुआ कि नहीं ये टेक्निकल से ज्यादा डिपेंड करता है फंडामेंटल के ऊपर। तो हम फंडामेंटली समझेंगे कि इन लोगों ने क्या बोलना चाहते हैं और इन लोगों का व्यू क्या है एंड प्राइस टारगेट की इससे भी ज्यादा ऊपर जाने वाला है। तो ये जो समरी है इसको उससे बाद में बात करेंगे। तो पहले बात करते हैं इसका जो मैनेजमेंट एनालिसिस है। मैनेजमेंट क्या बोल रहा है? We meet Coforge management to get an update on the company's outlook and growth plans from QIP. Coforge is looking to raise funds to the tune of 3,200 crore. The QIP proceed of raised 3,200 crore would be purely utilized through merger and acquisition purpose. इसका मतलब क्या है? ये जो यहाँ पे बोल रहा है, अगर मैंने एक ब्रैकेट में आपको दिखाऊं तो यहाँ से यहाँ पे क्या बोलना चाहता है ये लोग बोलना चाहता है कि कोफोर्स के मैनेजमेंट के साथ शेर खान का जो रिसर्च एनालिस्ट है वो लोग बात किए हैं। एंड मीटिंग में ये लोग बोलना चाहते हैं कि मैनेजमेंट बोलना चाहता है कि ये लोग क्यूआईपी लॉन्च करेंगे। पहले हम लोग आप लोगों को समझाता हूँ क्यूआईपी क्या होता है। क्यूआईपी को अगर फुल फॉर्म आप देखें तो वो होता है क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट। क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट ऐसा एक चीज है, अगर समझो एक कंपनी है, अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करके आपको दिखाऊं, एक कंपनी है, एक कंपनी। ठीक है। अगर ये कंपनी को कैपिटल रेज करना होगा तो उन लोगों को क्या करना होगा? पहले आईपीओ लॉन्च करना होगा, आईपीओ। मगर ऑलरेडी एस्टेब्लिश कंपनी तो आईपीओ फिर से लॉन्च नहीं कर सकता, तो उन लोगों को एफपीओ लॉन्च करना होता है। अगर कोई लोग एफपीओ का मीनिंग नहीं समझते हैं, उन लोगों के लिए मैं एक बार गूगल सर्च कर देता हूँ एफपीओ। अगर आप यहाँ पे देखो एफपीओ, एफपीओ को मतलब होता है, तो ये एफपीओ शेयर निकल गया। ठीक है। फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग, मतलब अगर कोई कंपनी ऑलरेडी मार्केट में लिस्टेड है, जो ऑलरेडी आईपीओ ला चुका है, अगर वो लोग फिर से कैपिटल रेज करना चाहते हैं तो उन लोगों को एफपीओ लाना पड़ेगा। ठीक है। फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग। मगर एफपीओ के लिए बहुत ज्यादा कॉम्प्लायंस, बहुत ज्यादा लीगल फ्रेमवर्क के तरफ से कंपनी को जाना पड़ता है। मगर तो इसलिए अगर कंपनी को 2 महीने के अंदर अंदर कैपिटल रेज करना होगा तो कंपनी को लेके आना पड़ेगा क्यूआईपी। क्यूआईपी का मतलब क्या होता है? क्यूआईपी होता है इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट। मतलब इंस्टीट्यूशनल कौन लोग होता है? आप लोग देखते हो क्यूआईपी में इंस्टीट्यूशनल होता है ब्रोकर्स, म्यूचुअल फंड्स, हेज फंड्स, इन्वेस्टमेंट बैंक्स। ये लोग ही सिर्फ क्यूआईपी में शेयर खरीद सकते हैं। और हमारे जैसे जो नॉर्मल लोग हैं, वो लोग नॉर्मल रिटेल लोग हैं, वो लोग क्यूआईपी में पैसा नहीं लगा सकते, क्योंकि हम लोग इंस्टीट्यूशनल नहीं, हम लोग रिटेल जनता है।
रिटेल जनता क्या करता है, रिटेल जनता रिसर्च नहीं करता है, तो रिसर्च हमारे लिए कर लेते हैं सेबी। सेबी प्रॉपर रिसर्च करके, प्रॉपर एनालिसिस करके फिर से मार्केट पे पैसा, कोई कंपनी को कैपिटल रेज करने का इजाजत देता है। मगर इंस्टीट्यूशनल जब प्लेसमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं तो सेबी सोच लेता है हाँ, इंस्टीट्यूशनल लोग अगर पैसा लगाएगा तो ऑलरेडी वो लोग जानते हैं कि उन लोगों को पता है कि ये कंपनी अच्छा है या बुरा है, नहीं तो इंस्टीट्यूशनल पैसा नहीं लगाएगा। तो इसलिए क्यूआईपी में हम लोग रिटेल जनता नहीं पार्टिसिपेट करते हैं और इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेट करते हैं। तो सेबी यहाँ पे ज्यादा कुछ रेगुलेशन नहीं रखता। तो यहाँ पे कंपनी का जो मेन टॉपिक है 3200 करोड़ के आसपास का फंड रेज करने का, ठीक है। तो 3200 करोड़ का जो फंड रेज होगा यहाँ पे, वहां पे तब देख सकते हो द इनऑर्गेनिक परस्यूट वुड एड टू कंपनी इन द एक्वायरिंग हॉरिजॉन्टल कैपेबिलिटी एंड की फॉर्जिंग पार्टनरशिप एंड अलायंस एंड द एक्सपेंशन इन द एग्जिस्टिंग वर्टिकल और बिल्डिंग न्यू वर्टिकल्स। इसका मतलब है ऑलरेडी बिजनेस जो जो वर्टिकल में काम कर रहा है, अगर कोई बिजनेस हेल्थ केयर और बैंकिंग सेक्टर में काम कर रहा है, वो लोग रिटेल एफएमसीजी इस सेक्टर में जाना चाहते हैं, ठीक है। जो जो ऑलरेडी जहाँ पे कंपनी का ऑलरेडी पहचान है, बिजनेस ऑलरेडी जहाँ पे एस्टेब्लिश हो चुका है, उससे ज्यादा कंपनी दूसरे दूसरे सेक्टर में अपना प्रेजेंस बनाना चाहता है, इसलिए यहाँ पे बोल रहा है। However, the size and the margin profile of the target company would provide clarity whether the merger acquisition would EPS accretive and dilutive। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि अगर देखो कंपनी 3200 करोड़ रेस किया कैपिटल, 3200 करोड़ से कंपनी क्या करेगा? कंपनी ये जो फंड है, ये जो पैसा है, इसको अपने मर्जर एक्विजिशन डील में यूज करेगा। मर्जर एक्विजिशन डील में जब यूज करेगा तो नए नए कंपनी को एक्वायर करेगा। एक्वायर करने में अगर कोई छोटा कंपनी है, वो क्लाउड कंप्यूटिंग ऐसा कुछ चीज में अगर वो लोग एक्सपर्टीज रखता है, उसका एक्सपर्टीज का डायरेक्ट फायदा ये कोफोर्स को मिलेगा। तो ये एक पॉजिटिव चीज है कि कंपनी का जो मैनेजमेंट है उसका विजन बहुत अच्छा है। और अब जब अर्निंग ग्रोथ होगा कंपनी का, जब न्यू सेगमेंट में एंटर करेगा, उसका अर्निंग ग्रोथ होगा, उसका इसलिए अर्निंग पर शेयर भी इंक्रीज होगा और ना भी हो सकता है। अगर अर्निंग पर शेयर इंक्रीज होता है उसको कहते हैं एक्रेटिव, अगर कम होता है तो डाइल्यूटिव। द कंपनी इज लुकिंग टू रिटायर डेट फ्रॉम द इंटरनल एक्रूअल्स। इसका बहुत इंपॉर्टेंट मीनिंग है। इसका मतलब कंपनी अपने धंधे चलाने के लिए लोन लिया है बैंक से, लेंडर से, कोई इंस्टीट्यूशनल लेंडर से। अब वो अगर कंपनी 100 करोड़ का लोन लिया है, वो लोन को रिपे करने के लिए कंपनी के पास दो चांस है, दो ऑप्शन खाली है। ये जो डेट है, उस डेट को फुलफिल करने के लिए कंपनी फिर से दूसरे लेंडर से डेट ले, और कंपनी कुछ कैपिटल रेज करने के लिए कोई डिवेंचर्स, बॉन्ड, अलावा कोई फाइनेंशियल सिक्योरिटीज मार्केट में लाए। मगर कंपनी ऐसा कुछ नहीं कर रहा। कंपनी अपने स्टॉक, अपने स्टेक, अपने इक्विटी को डाइल्यूट नहीं कर रहा। कंपनी उसके अलावा कंपनी का जो प्रॉफिट है उससे अपने डेट रिपे कर रहा है, ठीक है। द कंपनी एक्सपेक्टेड ए शार्प अपस्टिक इन एबिटा मार्जिन इन Q4 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 24। अभी जो Q4 आने वाला है उसमें कंपनी एक्सपेक्ट कर रहा है कि एबिटा मार्जिन में अपना बहुत ज्यादा अपस्टिक आएगा, मतलब अपसाइड पोटेंशियल और अच्छा एबिटा मार्जिन होगा। इसका मतलब कि एबिटा का मतलब होता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स एंड डेप्रिसिएशन, एमोर्टाइजेशन। मतलब कंपनी अर्न कितना कर रहा है इंटरेस्ट एंड टैक्स देने से पहले, कंपनी का अर्निंग कितना है। अगर मानो आप लोग 100 करोड़ रुपया कमा ले, एक धंधे से 100 करोड़ रुपया जनरेट हुआ, अपने सेल से रेवेन्यू है 100 करोड़, उसमें कॉस्ट ऑफ कॉग्स मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, माने जितना रॉ मटेरियल कॉस्ट एंड ऑपरेशनल कॉस्ट, उसको हटाने के बाद जितना अर्निंग बाकी रहता है उसको कहता है एबिटा, ठीक है। अभी ओइंग टू कंप्लीटली रिवर्सल ऑफ फॉल लॉग्स एंड डील रैम्प्स अप, इसका सबसे इंपॉर्टेंट है इस फाइनेंशियल रिपोर्ट में ये पॉइंट, फॉल लॉग्स एंड डील रैम्प्स अप। इसका मतलब है कंपनी का Q4 में एक्सपेक्ट कर रहा है मैनेजमेंट की उसका जो एबिटा मार्जिन है वो तो इंक्रीज करेगा ही, एंड फॉल लॉग्स रिवर्सल मतलब क्या है, जो जो कंपनी का जो एम्प्लॉय है, कंपनी का अगर धंधा डाउन जाएगा, कंपनी का अगर डिमांड जो फॉरेन डिमांड होता है उस वो डाउन आएगा, क्योंकि ये एक आईटी कंपनी है, इसका डिमांड डिपेंड करता है यूएसए के ऊपर। यूएसए का अगर बिजनेस साइकिल में डाउन टर्न आएगा, उसके बाद कंपनी क्या करेगा, अपने कॉस्ट रिडक्शन के लिए अपने जो जो एम्प्लॉय है
वो लोगों को बोलेगा कि आप अभी काम पे मत आओ, हमारा अभी कॉस्ट रिडक्शन के लिए आप हम लोग आपको अभी सैलरी नहीं दे सकते, ठीक है। अभी ये क्या होगा कि वो लोग जो जो कंपनी में हैं मगर काम में नहीं आ रहे हैं, ठीक है, काम से अभी टेम्पोररीली ले ऑफ कर दिया गया है, वो लोग फिर से काम में आएंगे एंड डील रैम्स अप, मतलब न्यू न्यू डील कंपनी के पास आएगा। ये कंपनी एक्सपेक्ट कर रहा है, इसलिए क्वार्टर फोर का FY24 का क्वार्टर फोर जो है वो अच्छा जाने वाला है। फर्दर कंपनी हैज सेवरल मार्जिन लेवर्स सच एज peaking out SNG expenses, moderation, attrition, highest offshoring and utilization of support margin upstick FY25-26। इसका ऊपर ऊपर से मतलब क्या होता है कि जो सेल्स एंड गुड का जो एक्सपेंस होता है, अगर सेल्स मार्केटिंग में कंपनी का जो खर्चा आता है, वो खर्चा एक टाइम के बाद कांस्टेंट हो जाएगा। मतलब एक टाइम के बाद कंपनी का बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए, कंपनी को रेवेन्यू बढ़ाने के लिए अपने एक्सपेंसेस को ज्यादा नहीं बढ़ाना होगा। तो इसका मतलब क्या है, कंपनी का जो एबिटा है, कंपनी का जो मार्जिन है, वो इंप्रूव हो सकता है FY25-26 में। वो दिखा जा रहा है कंपनी के मैनेजमेंट के बातों से, मैनेजमेंट एनालिसिस से, ठीक है। Company's robust order book executable over next 12 months stood 974 million। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे जो मैं एक मार्क कर देता हूँ, 974 मिलियन। यहाँ पे इसका मतलब क्या होता है कि कंपनी का जो नेक्स्ट 12 मंथ में बहुत ज्यादा ऑर्डर्स आएगा एंड नेक्स्ट 12 मंथ में जितना जितना ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा उसका वैल्यू है 974 मिलियन इन क्वार्टर फोर FY24, प्रोवाइडिंग स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू विजिबिलिटी। मतलब फ्यूचर में देखा जा सकता है कंपनी का रेवेन्यू स्टेडी रहने वाला है, रेवेन्यू में ग्रोथ आने वाला है। इससे ज्यादा अच्छा पॉइंट क्या हो सकता है। Company has consistently performed during the last several quarters despite challenging environment, and management is confident of achieving constant revenue growth guidance at lower of the guided range of 13 to 16% FY24। मतलब कंपनी का जो क्वार्टर है, सेवरल क्वार्टर में कंपनी कॉन्सिस्टेंटली परफॉर्म वेल, मतलब लास्ट क्वार्टर से कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रहा है एंड मैनेजमेंट कंपनी के विजन, मैनेजमेंट कंपनी का फ्यूचर के लिए कॉन्फिडेंट है, ठीक है। एंड वो लोग चाहते हैं, वो लोग कॉन्फिडेंट कि कंपनी आराम से 13 to 16% का रेवेन्यू ग्रोथ रेट दिखा सकता है FY24 में। वी बिलीव द कोफोर्ज इज वेल प्लेस्ड टू डिलीवर द टॉप क्वाड्रेंट परफॉर्मेंस इन FY24। मतलब इसका जो ऑर्डर बुक आने वाला है नेक्स्ट 12 मंथ में, उसके ऊपर अगर गौर करते हैं तो FY25 में कंपनी टॉप क्वाड्रेंट परफॉर्मर हो सकता है। कंसिस्टेंट स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक इंटेक एंड लार्ज डील पाइपलाइन, एनी मटेरियल वीकनेस विल प्रोवाइड ए गुड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। मतलब अगर कोई वीकनेस दिखा जाता है मार्केट में, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगा। मतलब अगर मार्केट यहाँ पे क्रैश करता है, कंपनी का बिजनेस, धंधा, ऑर्डर बुक, मार्जिन सब अच्छा है, मैनेजमेंट कॉन्फिडेंट है, ठीक है, तो ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेगा जब जब कंपनी का शेयर प्राइस मार्केट सेंटीमेंट के कारण में नीचे आएगा। The recent correction 19% from 52-week high provides good investment opportunity and entry point from medium to long term perspective। इसका मतलब है कंपनी अभी 52 वीक हाई से 90% क्रैश कर चुका है, और 19% क्रैश अगर नहीं भी पकड़े क्योंकि अब जब आप वीडियो देखेंगे तब कंपनी का शेयर प्राइस 5800 5900 के आसपास चलेगा, तब आप समझ सकते हो 15% to 40% डाउन रहेगा 52 वीक हाई से, ठीक है। तो एनी मटेरियल वीकनेस विल प्रोवाइड ए गुड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। रिसेंट करेक्शन ऑफ 19% फ्रॉम द 52 वीक हाई प्रोवाइड्स गुड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। मतलब जब तक 52 वीक हाई से नीचे रहेगा कंपनी जितना, वो एक अच्छा अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेगा, क्योंकि एटलीस्ट जितना धंधा चल रहा है ओवर द ईयर धंधा अच्छा होगा एंड मार्जिन अच्छा होगा, सेल्स अच्छा होगा, तो कंपनी कम से कम अपने ऑल टाइम हाई के ऊपर तो जाएगा ही। ये प्रेडिक्ट कर रहा है बड़े बड़े जो रिसर्च हाउस है, यहाँ पे BNP परिवार है, शेर खान, वो प्रेडिक्ट कर रहा है। और इसका टारगेट कैसे ठीक हुआ, एट करंट मार्केट प्राइस स्टॉक ट्रेड इज एट 26.4x। मतलब FY25 में जो अर्निंग पर शेयर है उससे 26 टाइम वैल्यूएशन में कंपनी अभी ट्रेड कर रहा है एंड 26 और FY26 का जो एस्टिमेटेड EPS है उससे 21.7x में अभी कंपनी ट्रेड कर रहा है। तो अगर 26.4x में ही FY26 के एस्टिमेट में कंपनी को ट्रेड करना होगा, तो कंपनी का जो टारगेट निकल के आ रहा है 7670 मतलब 7670 का आसपास यहाँ पे टारगेट
निकल कर आ रहा है। अगर हम लोग कंपनी के थोड़ा सा इन डेप्थ में एनालिसिस करें तो फंड रेजिंग, कंपनीज बोर्ड हैज अप्रूव्ड पॉसिबल ऑफरिंग ऑफ इक्विटी शेयर ऑन अदर सुइटेबल सिक्योरिटीज विद द मैक्सिमम फंड रेजिंग 3200 करोड़। मतलब कंपनी सोच रहा है कि न्यू इक्विटी ऑफर करेगा मार्केट में, जिसका जो मेन जो इंस्ट्रूमेंट होगा वो है QIP। द एवेन्यू ऑफ द फंडिंग इंक्लूड्स क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट और एनी अदर लीगल modalities that are allowed is subject to necessary permission including those from the shareholders and regulators. Company will looking to raise money in several ways such as through the preferential issues and QIP and the perfect private placement, any other means परमिटेड बाय करंट लॉज। मतलब कंपनी ओवरऑल अगर इस पैरा को समझे तो कंपनी चाहता है 3200 करोड़ कंपनी कोई शेयर व डिवेंचर व बॉन्ड इशू कर सकता है। मतलब वो सिर्फ रिटेल के लिए नहीं, वो लोग चाहते हैं कि इंस्टीट्यूशन पार्टिसिपेट करे अपने कंपनी में, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो, द कंपनी लुकिंग मार्जिन एंड एक्विजिशन हैज आइडेंटिफाइड 6 to 7 प्रोबेबल एंटिटीज। मतलब एक कंपनी है कोफोर्स, तो कोफोर्स चाहता है कि 6 से 7 कंपनी को एक्वायर करने का, ठीक है। अगर यहाँ पे हम लोग देखते हैं थ्रू द मार्जिन एंड एक्विजिशन डील द कंपनी सीकिंग टू एक्वायर द हॉरिजॉन्टल कैपेबिलिटीज जैसे साइबर सिक्योरिटी, डेटा सर्विस एंड क्लाउड ऑपरेशन। मतलब यहाँ पे कंपनी चाहता है कि अपने जो डील है, अपने जो मार्जर एक्विजिशन है उसको काम के पे लगा के जो कंपनी को एक्वायर करेगा उस वहां पे साइबर सिक्योरिटी एंड डेटा सर्विस क्लाउड ऑपरेशन में कंपनी का जो एक्सपर्टीज है वो इंक्रीज हो जाए। एंड अलायंस पार्टिसिपेशन, मतलब जो कंपनी को एक्वायर करेगा उस पे कंपनी का जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है वो इंक्रीज होगा। एंड एक्सपेंशन इन द एग्जिस्टिंग वर्टिकल्स सच एज बैंकिंग एंड ट्रैवल एंड बिल्ड न्यू वर्टिकल्स सच एज रिटेल, हेल्थ केयर एंड हाईटेक। इसका मतलब है कंपनी का ऑलरेडी जो वर्टिकल में अपना बिजनेस रन हो रहा है बैंकिंग एंड ट्रैवल में, एंड अभी कंपनी चाहता है जो न्यू वर्टिकल्स है उसमें अपना जो एक्सपर्टीज है वो इंक्रीज करे, जैसे रिटेल, हेल्थ केयर एंड हाईटेक। द साइज एंड मार्जिन प्रोफाइल ऑफ द टारगेट कंपनी वुड बी प्रोवाइडेड क्लैरिटी वेदर द मर्जर एक्विजिशन विद अर्निंग पर शेयर एक्रेटिव एंड डाइल्यूटिव। इसका मतलब है कि कंपनी जो कंपनी को एक्वायर करना चाहता है वो कंपनी के को एक्वायर होने के बाद, मर्जर एंड एक्विजिशन डील होने के बाद, वो हो सकता है दो पॉसिबिलिटी। अर्निंग पर शेयर एक्रेटिव भी हो सकता है, मतलब अर्निंग पर शेयर इंक्रीज होगा पर अर्निंग पर शेयर डायल्यूट हो सकता है। मेरा यहाँ पे जो अगर पर्सनल व्यू है कि अर्निंग पर शेयर एक्रेटिव होगा, अगर कंपनी अपना धंधा बड़ा करेगा तो अर्निंग पर शेयर में इंक्रीज होने वाला ही है ओवर द लॉन्ग टर्म, ओवर द ईयर, ओवर द मंथ्स। मल्टीपल लेबर्स ऑफ द सपोर्ट मार्जिन अपस्टिक, यहाँ पे इसका जो मतलब है कंपनी सोच रहा है, कंपनी का जो मैनेजमेंट है, कंपनी का जो एनालिस्ट है वो सोच रहा है कि ओवर द ईयर कंपनी का मार्जिन इंप्रूव होने वाला है इस मार्केट में, क्योंकि ऑल्दो कंपनी इज लाइकली टू इन्वेस्ट हेवीली इन सेल्स एंड मार्केटिंग कैपेबिलिटीज न्यूअर सब गोज एंड स्केलिंग ऑफ द वर्टिकल्स पर्टिकुलरली हेल्थ केयर, रिटेल, सीएमटी। मतलब हेल्थ केयर, रिटेल में कंपनी अपने वर्टिकल्स बिजनेस एक्सपेंड करने वाला है। एंड कंपनी सेल्स एंड एक्सपेंसेस, सेल्स गुड्स एंड एक्सपेंसेस, ये एक 15% में लॉक हो जाएगा। Company had witnessed unusual high furloughs in BFSI, which had a higher than anticipated impact the margin Q3 FY24। मतलब बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस में न्यू अपॉर्चुनिटी ओपन होगा। The company expects sharp uptick in EBITDA margin in Q4 FY24 and owing to complete reversal of furloughs and deals ramp up। मतलब EBITDA मार्जिन में यहाँ पे इंप्रूव होने वाला है Q4 में। एंड जो डील्स रैंप अप होगा, मतलब न्यू डील्स, न्यू अपॉर्चुनिटीज मार्केट में आएगा। क्योंकि आप लोग देखो यूएस का जो इंटरेस्ट है वो ओवर द लॉन्ग रन यहाँ पे डिक्रीज होने का बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि इन्फ्लेशन ऑलरेडी मार्केट में कंट्रोल में आ गया है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर वो लोगों का इंटरेस्ट ड्रॉप करेगा तो यूएस के इकोनॉमी में एक एक्सपेंशनरी मूव आएगा एंड यूएस के जीडीपी में भी, तो यहाँ पे मार्जिन इंप्रूव होने का बहुत ज्यादा चांस है। कंपनी हैज एडिक्वेट मार्जिन लेवर्स सच एज सच पीकिंग आउट द G&A expenses, moderating attrition, higher offshoring and utilization। मतलब कंपनी का अगर धंधा बड़ा होगा, कंपनी का सेल्स एंड मार्केटिंग में एक्सपेंसेस कंट्रोल में रहेगा एंड कंपनी का जो एट्रेशन रेट वो मॉडरेट रहेगा, तो यहाँ पे कंपनी का जो मार्जिन है उसमें इंप्रूवमेंट दिखा जाएगा। एंड विथ यूटिलाइजेशन 79.4% of Q3 FY24 there is a headroom to upstick and company is expected to 150 to 160 bps in EBITDA। तो 150 to 160 bps का इंप्रूवमेंट होने वाला है EBITDA में, ये एनालिस्ट एंड इन्वेस्टमेंट बैंक सोच रहा है।
रोबास्ट ऑर्डर बुक एंड कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस, ये है असली पॉइंट, रोबास्ट ऑर्डर बुक एंड कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस। मतलब कंपनी का फ्यूचर इस पैरा में ही एक्सप्लेन होने वाला है। कंपनी ऑर्डर बुक हैज बीन रोबास्ट विद द ऑर्डर बुक एग्जीक्यूटेबल ओवर नेक्स्ट 12 months standing 974 million dollar and आप 15.8% ईयर ऑन ईयर, मतलब कंपनी का जो ऑर्डर बुक है उसका वैल्यू 15.8% ईयर ऑन ईयर सीएजीआर में ग्रोथ करने वाला है। Provide strong revenue visibility of the quarters ahead. Company has been consistently winning TCB deals of more than 3,000 million since the last 8 quarter despite the macro overhang। मतलब मैक्रो इकोनॉमिक जो सिचुएशन है मार्केट में उसमें गिरावट आने के बावजूद भी मार्केट में कंपनी का जो ऑर्डर बुक है, जो ऑर्डर न्यू ऑर्डर्स आ रहा है उसमें 15.8% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ शो हो गया है कंपनी ने। कंपनी हैज consistently performed during the last several quarters and despite the challenging environment while its large peers have revised down revenue growth guidance of FY24। मतलब क्या बोल रहा है यहाँ पे, कंपनी लास्ट कुछ क्वार्टर में अच्छा परफॉर्म कर चुका है। इसके अलावा कंपनी का जो कॉम्पिटिटर्स है, कंपनी का जो मार्केट कॉम्पिटिटर्स है, वो लोगों का जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो कम हुआ है, उसका रेवेन्यू ग्रोथ का फोरकास्ट गाइडेंस कम हुआ है मैनेजमेंट की तरफ से, मगर इस कंपनी का जो रेवेन्यू ग्रोथ रेट है वो इंक्रीज हुआ है और इंक्रीज ही हुआ है। Coforge has maintained the consistent currency revenue growth guidance of 13 to 16%, तो 13 to 16% के आसपास कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ, confident of achieving and lower end of the guided range। We believe the Coforge is placed to deliver top quadrant performance in FY25, robust order book, consistent order book intake and large deal pipeline। मतलब कमिंग ईयर्स में, कमिंग फाइनेंशियल ईयर्स में कंपनी का ऑर्डर बुक इंक्रीज एंड कंपनी का न्यू ऑर्डर बुक इनटेक, न्यू सेक्टर, न्यू वर्टिकल मर्जर, ये सब कुछ इंक्रीज करने वाला है। मैनेजमेंट अपने कंपनी के बारे में बहुत ज्यादा पॉजिटिव सोच रखते हैं क्योंकि मैनेजमेंट ये डिसीजन में आया कि क्यूआईपी लॉन्च करेगा और उस क्यूआईपी को मार्जिन एक्विजिशन डील में यूज करेगा। तो आप सोच सकते हो मार्केट में जब ये खबर न्यूज आएगा तो कंपनी का स्टॉक प्राइस में ऑलरेडी ये मोमेंटम देखा जाएगा एंड ऑलरेडी ये मोमेंटम मार्केट में शो हो रहा है। आवर कॉल, शेर खान यहाँ पे क्या सोच रहा है? शेर खान सोच रहा है कि वैल्यूएशन मेंटेन बाय द अनचेंज प्राइस टारगेट ऑफ 7670। ठीक है, हम लोग यहाँ पे समझते हैं कि रिस्क फैक्टर क्या है, क्योंकि एक कंपनी के बारे में अगर सब कुछ ही पॉजिटिव होगा तो सब लोग पैसा कमा के निकल जाएगा। ये पे रिस्क क्या है? इतना रिटर्न तो है 34%, 30%, ये जो प्रॉफिटेबिलिटी है, जो अपसाइड पोटेंशियल है, उसके बारे में तो कुछ की रिस्क होगा ही ना। रिस्क नहीं तो मार्केट कैसे चलेगा? तो यहाँ पे देखो रिस्क क्या है, रूपी एप्रिसिएशन और द एडवर्स क्रॉस करेंसी मूवमेंट्स, द कॉन्टिजेंट इफेक्ट ऑफ बैंकिंग क्राइसिस। अगर बैंकिंग क्राइसिस आया तो मार्केट के लिए बहुत ज्यादा खराब इंपैक्ट आएगा। मैक्रो हेडविंड्स मतलब मैक्रो इकोनॉमिक कोई स्लो डाउन, स्लोअर ग्रोथ इन यूएस, यूरोप में मॉडरेट पेस ऑफ टेक्नोलॉजी स्पेंड। मतलब अगर वहाँ पे मैक्रो इकोनॉमिक स्लो डाउन आएगा तो वहाँ पर का जो कंपनी है, वहाँ का जो कंपनी है वो उस कॉन्टिनेंट का जो कंपनीज है वो लोग अपने टेक्नोलॉजी में कम स्पेंड करेंगे। ठीक है, तो यही एक प्रॉब्लम। वैल्यूएशन टर्म के ऊपर अगर हम लोग गौर करें तो रेवेन्यू ग्रोथ रेट आप देख सकते हो 6400 के ग्रोथ रेट से 8000 का ग्रोथ रेट, 9000 का ग्रोथ, 10,000 12,000 का रेवेन्यू हो जाएगा। मतलब नेक्स्ट जो FY26 आने वाला है टू ईयर में, एक ईयर के बाद वहां पे कंपनी का जो रेवेन्यू है वो तो ऑलरेडी 40 to 50% इंक्रीज होगा। आज के तारीख में अगर जो देखते हैं वहां से 8000 के जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो 12,000 करोड़ के रेवेन्यू ग्रोथ में चला जाएगा एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ओवर द ईयर इंक्रीज होगा। एडजस्टेड पैट की अगर बात करें ईयर ऑन ईयर पैट में ग्रोथ रेट आप लोग देख ही सकते हो। ईपीएस ग्रोथ रेट आप देख सकते हो, ईपीएस इतना इंक्रीज होगा, मतलब ईपीएस डबल हो जाएगा। अगर आप सोचो कि प्राइस अर्निंग रेशियो को कांस्टेंट होना होगा तो मार्केट में कंपनी को आज जो प्राइस है उससे डबल वैल्यूएशन, डबल प्राइस में मेंटेन करना होगा अपने शेयर प्राइस को। तभी इस ईपीएस इंक्रीज होने में भी, अगर ईपीएस सोचो डबल हो जाता है तो प्राइस को भी डबल होना होगा, अगर पी रेशियो में मेंटेन करना होगा अपने वैल्यू को। ठीक है, तो अगर आप हम सोचते हैं कि प्राइस इंक्रीज नहीं होगा तो पी यहाँ पे गिर जाएगा। अगर 51 के पी में रहना होगा तो प्राइस को डबल होना होगा। तो यहाँ पे 10,000 तक का प्राइस टारगेट हम लोग देख सकते हैं 2 इयर्स में। ठीक है, तो मतलब 100% का गेन। यहाँ पे आप लोग देख ही सकते हो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है। मतलब रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब क्या होता है कि कंपनी का जो स्टेक होल्डर है, कंपनी का जो धंधा चलाने वाले का जो यहाँ पे जो शेयर होल्डर्स है, जो पार्टनर्स है,
वो लोग अगर 1 रुपया लगाता है तो उसमें कितना रिटर्न आता है। अगर कोई 1 रुपया लगाता है तो 27 पैसे के आसपास रिटर्न आएगा, जिसके तरफ से आरओसी लगाता है, आरओसी निकल के आता है 27%, जो इंक्रीज होने के वाला है 35% तक। तो बहुत ज्यादा आरओसी का इंप्रूवमेंट यहाँ पे होगा। की मैनेजमेंट का अगर टेक वेज के बात करें, यहाँ पे जो की पॉइंट्स है वो है कंपनी क्यूआई पे आने आने वाला है। कंपनी का जो एक अच्छा पॉइंट है मार्केट के हिसाब से, कंपनी अपने जो 6-7 प्रॉफिटेबल प्रोबेबल जो एंटिटीज ढूंढ के रखा है उसमें ड्यू डिलिजेंस करेंगे, उसके बाद वो कंपनी को एक्वायर करेंगे। उसके बाद कंपनी अपने क्लाउड कंप्यूटर साइबर सिक्योरिटी में अपने प्रेजेंस इंप्रूव करेगा। एंड रिटेल हेल्थ केयर एंड हाईटेक इंडस्ट्री में कंपनी अपने प्रेजेंस इंप्रूव करेगा। एंड नेक्स्ट यहाँ पे बात करने वाला है कि ऑर्डर बुक में एक रिकवरी देख सकते हैं आप इस क्वार्टर में। ठीक है, ऑर्डर बुक में अगर रिकवरी आएगा तो कंपनी में यहाँ पे जो ऑर्डर बुक का अगर इम्प्रूवमेंट आता है तो कंपनी के रेवेन्यू में भी वो फर्क पड़ेगा। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो जो एबिटा मार्जिन है उस पे 150 टू 160 बीपीएस का इंप्रूवमेंट आप देख सकते हो। मैं तो ऑलरेडी डिस्कस कर ही चुका हूँ। ठीक है, एंड एक्सपेक्टेड हायर इन अपस्टिक, मतलब कंपनीज में हायरिंग अपस्टिक इन क्वार्टर 4, रैंप अप डील्स इन द ओन बीएफएस एंड इंश्योरेंस वर्टिकल। मतलब कंपनी सोच रहा है कि कंपनी एक्सपेक्ट कर रहा है कि क्वार्टर 4 में बीएफएस मतलब बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विस एंड इंश्योरेंस सेक्टर में कंपनी का न्यू डील्स आएगा, जो कंपनी न्यू ऑर्डर बुक को इम्प्रूव करेगा। रेवेन्यू विजिबिलिटी के ऊपर अगर बात करते हैं, आप लोग देख ही सकते हो यहाँ पे रेवेन्यू विजिबिलिटी शेरगन जो रिसर्च करा है, यहाँ पे रेवेन्यू में सीएजीआर में 18% का ग्रोथ रेट होगा। तो आप सोच ही सकते हो कंपनी का मिनिमम मिनिमम स्टॉक प्राइस में 18% का ग्रोथ रेट सीएजीआर होगा। अगर मैं प्राइस अर्निंग को यहाँ पे जोड़ दूं तो 30 से 40% के आसपास का यहाँ पे ऑर्डर बुक में रेवेन्यू में इंक्रीज जा सकता है सीएजीआर टर्म में। एंड प्रॉफिट में 15% के आसपास का इंक्रीज देख सकते हैं। एंड रेवेन्यू पिकअप फ्रॉम FY25 एस्टिमेट का अगर बात करें तो FY23 में जो था FY24 में थोड़ा सा परसेंटेज डिक्रीज होगा, मगर रेवेन्यू इंक्रीज होगा। रेवेन्यू इंक्रीज हो गए 1400 के आसपास का रेवेन्यू ग्रोथ रेट हो जाएगा। एंड जो क्वार्टरली डील्स है, डील्स इंक्रीज हो जाएगा। एंड यहाँ पे मार्जिन इंप्रूव होकर 18.9% के मार्जिन के आसपास चला जाएगा, जो एबिटा मार्जिन है। रिटर्न ऑन इक्विटी भी इंक्रीज करेगा 31%। एंड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इंक्रीज करेगा, जो 27% का आरओसी 35 के आरओसी में चला जाएगा। एंड सेक्टरल आउटलुक, ये जो इंपॉर्टेंट चीज है सेक्टर की अगर बात करें तो वी एंटिसिपेटेड ग्रोथ मोमेंटम टू रिटर्न इन FY25 एट बाय लोअर बेस कपल्ड विद ईजिंग sector headwinds, and through IT sector already outperformed Nifty last year, we expect overall performance in year 24 as well that driven by receding headwinds and better earning visibility। मतलब अगर इंटरेस्ट रेट, जो मैं बोल रहा हूँ ऑलरेडी बोल चुका हूँ वीडियो में, अगर इंटरेस्ट रेट डिक्रीज करेगा यूएस मार्केट में तो FY25 में आईटी सेक्टर बेस्ट परफॉर्मर हो सकता है यार। आईटी सेक्टर जो इतना ग्रोथ होगा, लोगों के पास जब पैसा होगा तो आईटी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करेगा। एंड बड़े बड़े आईटी कंपनी अपने सॉफ्टवेयर में भी इन्वेस्ट करेगा, तो इसलिए कंपनी का जो अर्निंग्स ग्रोथ रेट है वो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, कंपनी आउटलुक का अगर बात करें तो कोफोर्स हैज सक्सेसफुली ट्रांसफर्ड रीऑर्गेनाइज्ड इटसेल्फ टू वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग मिड साइज आईटी सर्विस प्रोवाइडर। मतलब सबसे इंपॉर्टेंट मिड साइज, अब इंडिया का सबसे बड़ा मिड साइज फास्ट ग्रोइंग आईटी सर्विस कंपनी बन चुका है कोफोर्स। एंड स्ट्रॉन्ग लीडरशिप, जो आप देख ही सकते हो मैनेजमेंट का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कितना ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है मैनेजमेंट अपने कंपनी के लिए। एंड डीप डोमिनेंट कैपेबिलिटी इन सिलेक्टेड वर्टिकल, इंप्रूव कैपेबिलिटी इन मारी क्लाइंट बेस would help the company to sustain the growth momentum. Further strategic focus on the diversifying business into emerging vertical, जो न्यू बिजनेस आने वाला है मार्केट में, एफएमसीजी रिटेल, उसमें अब कंपनी हेल्थ केयर जो इंक्रीज होगा उसमें कंपनी अपना प्रेजेंस बढ़ाएगी। इंप्रूवमेंट इन क्लाइंट मेट्रिक्स वगैरह वगैरह यहाँ पे लिखा है, आप वीडियो को पॉज करके देख ही सकते हो, जो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। वैल्यूएशन टर्म की अगर बात करें तो कंपनी यहाँ पे 26.4 टाइम्स है FY25 के ईपीएस से, एंड FY26 के एस्टिमेटेड ईपीएस से 21.7x पे अभी कंपनी ट्रेड कर रहा है। ठीक है, एंड ओवरऑल प्राइस अर्निंग बैंड का अगर बात करें तो कंपनी का 10 से 30 का प्राइस अर्निंग बैंड है। एंड आप देख ही सकते हो कंपनी अपने बैंड के अंदर अंदर आ चुका है। कंपनी का हाईएस्ट पी बैंड कहाँ पे था, 50 के आसपास। यहाँ से अगर कंपनी अपने अर्निंग को इम्प्रूव करता है तो पी डिक्रीज होगा, एंड फिर से कंपनी अपने पी 50 के पी पे अगर जाता है, 25 के पी से अगर 50 के पी पे जाता है तो कंपनी के
प्राइस में डबल हो सकता है। कंपनी अपनी यहाँ पे 34% नहीं, ओवर लास्ट 2 ईयर्स, ओवर द नेक्स्ट 2 ईयर्स हम लोग 100% का रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस कंपनी से। एंड अगर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट एंड कीरीज जो आप देख ही सकते हो, जो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, उसके बारे में अब यहाँ पे बात कर रहे हैं ये लोग। एंड सेक्टर की अगर बात करें, सेक्टर ये जो लास्ट चीज है, सेक्टर पॉजिटिव बात क्या है, स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल, इंडस्ट्री फंडामेंटल, जब आप देख ही सकते हो आईटी सेक्टर तो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है। इंक्रीज इन्वेस्टमेंट, हायर एंट्री बैरियर, फेवरेबल गवर्नमेंट पॉलिसी, फेवरेबल गवर्नमेंट पॉलिसी, इसलिए ये एक पॉजिटिव सेक्टर। न्यूट्रल बात क्या है, स्टैग्नेंसी इन इंडस्ट्री ग्रोथ ड्यू टू मैक्रो फैक्टर्स, हाँ जो इंटरेस्ट रेट फ्लक्चुएशन होता है उसलिए मैक्रो इकोनॉमिकली ये सब सेक्टर हैम्पर हो सकता है। नेगेटिव बात क्या है, अनेबल टू रिकवर फ्रॉम लो इन द स्टेबल इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, एडवर्स गवर्नेंस पॉलिसी अफेक्टिंग बिजनेस फंडामेंटल। मतलब अगर गवर्नमेंट का पॉलिसी इसको सपोर्ट नहीं करेगा तो सेक्टर के लिए ये एक खराब चीज है। मगर मैं बोलूंगा कि आईटी सेक्टर यहाँ पे नहीं रुकेगा, आईटी सेक्टर, क्योंकि अभी भी बहुत ज्यादा आईटी सेक्टर में पोटेंशियल है और ओवर द ईयर यहाँ पे यहाँ पे इंप्रूवमेंट होगा क्योंकि इंटरेस्ट रेट डिक्रीज होगा। आप देख ही सकते हो, आप अगर यहाँ पे इन्वेस्ट करते हो तो नेक्स्ट 2 ईयर आप खुद आके आप मुझको बताओगे आप लोग यहाँ पे सही बात कर रहे थे। राइट क्वालिटी का अगर बात करें, सेक्टर लीडर, स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट बैंडविड्थ एंड स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल ट्रैक रिकॉर्ड, हाँ कंपनी का बैलेंस, कैश फ्लो, बैलेंस शीट, स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल, बहुत कुछ अच्छा है। न्यूट्रल, मैक्रो इकोनॉमिक स्लोडाउन अफेक्टिंग नियर ग्रोथ प्रोफाइल एंड unturned the untoward events such as neutral calamities resulting near term uncertainty है। मैक्रो इकोनॉमिक स्लोडाउन जिसके बारे में यहाँ पे बात कर रहा है। नेगेटिव बात क्या है, वीकनिंग ग्रोथ ट्रेंड बाय लीड बाय द एक्सटर्नल इंटरनल फैक्टर, डिसप्लिंग ऑफ की मैनेजमेंट पर्सनल। मतलब अगर मैनेजमेंट चेंज हो जाता है, अगर कोई खराब मैनेजमेंट आ जाता है तो ये कंपनी के लिए एक नेगेटिव व्यू हो सकता है। जो रिस्क के बारे में यहाँ पे शेर खान अपने बात कर चुके हैं, ठीक है, वो रिस्क है। मगर आज जो मैनेजमेंट है वो मैनेजमेंट अगर रहता है तो कंपनी यहाँ पे प्राइस में डबल ग्रोथ दिखा सकता है। राइट वैल्यूएशन की अगर बात करें, जो हमारे लास्ट पॉइंट है यहाँ पे, स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स ग्रोथ एक्सपेक्टेशन, इंप्रूविंग रिटर्न रेशियो, बट द वैल्यूएशन ट्रेडिंग एट द डिस्काउंट टू द इंडस्ट्री लीडर्स। मतलब इंडस्ट्री का जो प्लेयर है उससे वैल्यूएशन में कम पे अभी ये कंपनी मिल रहा है, जो एक अच्छा फैक्टर है, ठीक है कंपनी। और हम अगर यहाँ पे कोफोर्स का टेक्निकल चार्ट के ऊपर अगर गौर करते हैं तो हमको समझना होगा जो हायर टाइम फ्रेम है, उस हायर टाइम फ्रेम में सबसे ज्यादा एग्रेसिव मोमेंटम कहाँ पे आया था। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, एग्रेसिव मोमेंटम आया था 5400 के आसपास। इस एरिया से आप लोग 500, 5500, 5400 के आसपास से यहाँ से एक सबसे ज्यादा एग्रेसिव मोमेंटम आया था। तो अभी अगर मार्केट जब गिरा है तो इस टाइम हमको कंफर्मेशन लेना था कि मार्केट इस टाइम क्या यहाँ से रिएक्ट करता है। पहली बात तो यहाँ पे हाँ रिएक्ट किया है। अब देखना होगा कि इस रिएक्ट करने के बाद मार्केट अभी 5818 में चल रहा है। ठीक है, एक होता सकता है कि यहाँ से जो एग्रेसिव मोमेंटम आया है, आप देख ही सकते हो इस जो कैंडल है यहाँ पे, इस एरिया पे कैंडल ने रिएक्ट करा कैसे, एग्रेसिवली ग्रीन कैंडल बना के गैप अप पे ओपन किया मार्केट को। तो अब एक हो सकता है मार्केट फिर से यहाँ पे आए, अगर कल निफ्टी गैप डाउन होता है तो फिर से मार्केट यहाँ पे आएगा, थोड़ा सा नेगेटिव सेंटीमेंट बना रहता है तो मार्केट यहाँ पे आएगा, फिर से रिएक्ट करके भागेगा। नहीं तो यहाँ से पूरा ही भाग जाएगा अपर हायर हाई हायर हाई हायर हाई बना के। अगर आप लोग यहाँ पे देखते हो तो अगर कॉन्जर्वेटिवली अगर देखते हैं तो यहाँ पे अपसाइड का जो स्विंग है हम लोग एक बार मेजर कर लेते हैं। जो यहाँ से भी अगर बाई करते हो आप लोग, यहाँ पे ऑल टाइम हाई तक 16% का रिटर्न आप एक्सपेक्ट कर सकते हो यहाँ से। और अगर आप फंडामेंटल के ऊपर अगर देखते हैं, प्राइस अर्निंग रेशियो के ऊपर अगर गौर करते हैं तो 7400, 76 के आसपास, 7600 के आसपास तक आप टारगेट यहाँ पे पकड़ के रख सकते हो। अगर मैं मेजर भी एक बार कर दूं यहाँ से टारगेट कितना बनता है, तो यहाँ पे आप देख ही सकते हो 30% का रिटर्न आप आराम से यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हो। और अगर मार्केट गिरता है तो मैं पर्सनली यहाँ पे एवरेज करूंगा, जितना नीचे आएगा मैं फिर से एवरेज यहाँ पे करूंगा। फिर से जब यहाँ से मैं अगर मार्क करके आपको दिखाऊं तो यहाँ पे अगर देख ही सकते हो पाथ में अगर दिखाऊं, अगर मार्केट यहाँ पे आके रिएक्ट करता है फिर तो अच्छी बात है, यहाँ से मैं एवरेज करूंगा जब नीचे आएगा। ठीक है, यहाँ पे फिर से एक बार रिएक्ट कर सकता है, रिएक्ट करके फिर से ऊपर जा सकता है। हाँ, तो यहाँ पे ये कम कर सकते हैं हम, प्राइस से गिर के फिर से ऊपर जा सकता है, नहीं तो यहाँ पे भाग सकता है। और प्राइस और भी एक काम कर सकते हैं कि यहाँ से मार्केट अगर गिरता है तो इस एरिया तक प्राइस आके फिर से रिएक्ट कर सकता है।
ठीक है। अगर प्राइस यहाँ पे रिएक्ट करता है और नहीं तो, अगर नहीं तो मैं बताऊं, तो यहाँ पे प्राइस सीधा का सीधा भाग सकता है। तो देखो, आप अगर यहाँ पे एवरेज करते हो, इस एरिया के आसपास अगर एवरेज करते हो, तो आपका पोजीशन साइजिंग ठीक है, क्योंकि आप यहाँ पे सिर्फ टेक्निकल के बेसिस पे ट्रेड नहीं कर रहे हैं, और यहाँ पे आपका कोई स्टॉप लॉस नहीं बनता, क्योंकि बिजनेस में अगर आप चार्ट में इन्वेस्ट करते हो, चार्ट में देखते हो सिर्फ, तब आपका स्टॉप लॉस बनता है। मगर आप जब फंडामेंटल बिजनेस को समझते हो, तब आपका कोई स्टॉप लॉस नहीं यहाँ पे बैठता। मैं यही मानता हूँ। आपका अगर आपको क्वार्टरली रिजल्ट, एनुअली रिजल्ट फॉलो करना होगा, उसके बाद देखना, उसके बाद स्टॉप लॉस बनता है। जनरली ऐसे कोई कंपनी में जो मार्केट लीडर है, जो जिसका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो बहुत ज्यादा अच्छा है, उस कंपनी में कोई एज सच कोई टेक्निकली प्राइस में स्टॉप लॉस नहीं बैठता। ठीक है, तो चलिए, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट कोई वीडियो में।